सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जोका जिनका ही जो 12th डिमोनिक सोल्जर्स में से एक है, उसको जान से मार डालता है। फिर उसके बाद जोका एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा डेमन दिखता है। देन सीन कट होकर हमें ह्यूमन कल्ट के लोगों को दिखाया जाता है। सॉरी गाइस, पिछली बार मैंने इस सेक्ट को डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट बोला था, बल्कि ये लोग तो ह्यूमन कल्ट से है और ये ह्यूमन कल्ट का लीडर स्वॉर्ड डीमन है। फिर उसका आदमी उसे स्ट्रेंथ डीमन के मरने की खबर सुना देता है और उसे किसने मारा, यह सुनकर स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोका और यान रंग से बदला लेने की ठान लेता है। तभी जोजई टेम्पल का आदमी उससे कहता है, लॉर्ड, अगर आप उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे तो आप डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के ऑर्डर्स को तोड़ देंगे, क्योंकि वो लड़का हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के ग्रीन फॉरेस्ट का सेकंड इन कमांडर है। अब आगे यह सुनकर स्वॉर्ड डीमन अपने मन में कहता है, वह जिद्दी हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड कैसे एक यंग लड़के को अपॉइंटेड कर सकता है, यानी कि चुन सकता है, और वो भी बैंडिट यूनियन के सेकंड इन कमांडर और हेड पोर्टल के रूप में। मुझे तो इस बात से यकीन ही नहीं हो रहा। इसी के साथ अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, 20 साल पहले जब मैं बैंडिट यूनियन में था, तब मैंने अपने आप को साबित करने के लिए एक टेस्ट दी थी और तब मैं बैंडिट यूनियन के 3 एल्डर्स में से एक था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, स्वॉर्ड डीमन एक आदमी को मार देता है और हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड से कहता है, चीफ, आपको क्या लगता है मैंने अपने आप को साबित कर लिया है बैंडिट यूनियन के बाकी के एल्डर्स को हराकर, तो अब आप ऑफिशियली मुझे सेकंड इन कमांड के रूप में अपॉइंट करें, क्योंकि बैंडिट यूनियन के हेड पोर्टल के पोजीशन के लिए मैं ही इकलौता वर्ती हूँ और मैंने यह बात आपको साबित भी कर दी है। इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड कहता है, सचमुच तुम 3 एल्डर्स में सबसे बेस्ट हो, लेकिन फिर भी तुम बैंडिट यूनियन के सेकंड इन कमांडर और हेड पोर्टल बनने के लायक नहीं हो। यह सुनकर स्वॉर्ड डीमन हैरान होते हुए कहता है, चीफ, अब आपका क्या मतलब है? मैंने तो अपने आप को साबित भी कर लिया है मेरे स्ट्रेंथ से, जैसा आपने कहा था। इस पर चीफ कहता है, क्या अपने आप को साबित कर लिया? लेकिन जरा तुम एक बार अपने आप को देखो, तुम एक फटेहाल भिखारी की तरह दिख रहे हो और ऊपर से तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी हमारे बैंडिट यूनियन का सेकंड इन कमांडर मेरे पावल के इक्वल या फिर थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, लेकिन तुम्हें उन 2 एल्डर्स को हराने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ा, तो इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? यह सुनकर स्वॉर्ड डीमन गुस्सा होते हुए कहता है, चीफ, प्रोसेस चाहे जो भी हो, लास्ट में मैं जीत गया हूँ, तो कम से कम आपको अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए, और शर्त तो सिर्फ जीतने की ही थी, है ना? तो क्या मुझे यह आपको भी साबित करना होगा क्या, यही और अभी, कि मैं भी आपके लेवल तक पहुंचने में कैपेबल हूँ? इस पर हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है। इसी के साथ अपने ऑरा को अनलीश करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी स्पिरिट पसंद आई, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी जगह भूल गए हो। क्या तुम्हें लगता नहीं क्या बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा? फिर हमें स्वॉर्ड डीमन को दिखाया जाता है, जो हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के ऑरा को देखकर ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे एक ऑरा से भरा हुआ एक बहुत बड़ा टाइगर दिखने लग जाता है। फिर कहता है, भले ही मैं कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ है जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकता। तो क्या यही है टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक की पावर? तभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। स्वॉर्ड डीमन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे हैरानी है कि यह सब चीज कैसे होगी। फिर उसका आदमी कहता है, लॉर्ड, अगर हमें यॉन जोका से अपना रिवेंज लेना है तो हमें बाकी के 100 सिर वाले डेमोनिक सोल्जर्स से डिस्कशन करना होगा। इस पर स्वॉर्ड डीमन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कई ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। यह सुनकर उसका आदमी कहता है, चीफ, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर स्वॉर्ड डीमन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं क्या, 100 सिर वाले डेमोनिक सोल्जर्स की किंग ली में हवा करंट में बैंडिट यूनियन के अंदर अपने डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट को बढ़ा रही है
और मैंने इतना भी सुना है कि 10 सिर वाले डिमोनिक सोल्जर्स में से 7 ने बैंडिट यूनियन टूर्नामेंट के दौरान ब्रांच लीडर के रूप में अपनी जगह फिर से हासिल कर ली है। इसलिए हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमन लॉर्ड उनसे अलर्ट रहने के लिए मजबूर है। हालांकि बैंडिट यूनियन इस रूल को फॉलो करता है कि ताकतवर लोग ही हाई रैंक पर रहते हैं, यानी कि सबसे ऊंचे पोजीशन पर, इसलिए उसके पास उन्हें एलिमिनेट करने का भी परफेक्ट रीजन नहीं है। तो इसलिए इस मुद्दे को दूर करने के लिए हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमन लॉर्ड लंबे समय से बैंडिट यूनियन में हेड पोर्टल के रूप में सेकंड इन कमांडर की खोज कर रहा था, लेकिन अभी तक उस ओल्ड मैन को ऐसा कैंडिडेट ही नहीं मिला जो उसके स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतरे। लेकिन सचमुच अगर उस यंग लड़के जिसका नाम यॉन चोका है उसने हेड पोर्टल की पोजीशन अपने नाम कर ली है तो 10 सिर वाले डिमोनिक सोल्जर्स उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और अकेले दी में हवा के अंडर उनकी संख्या 20 से ज्यादा है। तो मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या तुमको नहीं लगता क्या इनमें से कुछ से निपटा जाना चाहिए? इस पर उसका आदमी हंसते हुए कहता है, लॉर्ड मैं आपके इंटेंशन को समझ गया। फिर स्वॉर्ड डीमन कहता है तो फिर ठीक है, अभी के लिए हम स्ट्रेंथ डीमन के रिवेंज को साइड पर रखते हैं। इसी के साथ वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, सेक्टर लीडर बहुत लंबे समय से अब्सेंट है और अभी के लिए जो लोग डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर को एक साथ पकड़े हुए हैं वे लोग 7 पावरफुल 100 सिर वाले डिमोनिक सोल्जर्स है। और अगर सेक्टर लीडर ऐसे ही अब्सेंट रहा तो फिर 100 सिर वाले डिमोनिक सोल्जर्स में से एक नया लीडर बन जाएगा। अब यह केवल समय की बात है। इससे पहले कि डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर मार्शल दुनिया पर हावी हो जाए, इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी के 100 सिर वाले डिमोनिक सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में रखना होगा और उनकी पावर्स को भी। योन जोखा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम आगे जाकर और कितना कुछ हासिल करते हो। देन सीन कटोकर हमें हेनान सिटी को दिखाया जाता है जहां पर जोका और यान रंग पहुंच चुके थे। तभी जोका यान रंग से कहता है, अच्छा तो ओल्ड मैन यह तुम्हारा होम टाउन है? इस पर यान रंग कहता है, हाँ यंग मास्टर यही मेरा होम टाउन है, मैं बचपन में यहीं पर ही रहता था। जोका कहता है, हाँ मुझे याद है, तुमने पहले भी इसके बारे में मुझे बताया था, हेनान के 3 डेविल्स के बारे में। इस पर यान रंग कहता है, नहीं नहीं, उस वक्त हमारे मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ही ज्यादा बेकार थी, हमने तो उन एरोगेंट सेक्ट के बदमाशों को सिर्फ 1-2 लेसन सिखाए थे, यानी कि सबक सिखाया था। यह सुनकर जोका कहता है, मुझे यह पूछने की भी जरूरत नहीं है कि उसके आगे क्या हुआ था, क्योंकि तुमने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए अब तुम उस बैम्बू हैट से अपना चेहरा छुपा रहे हो। इस पर यान रंग कहता है, खैर ये सब बातें छोड़ो, यह प्लेस मार्शल आर्टिस्ट के लिए हेवेंस के रूप में माना जाता है। कभी कभी तो इस जगह पर 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स और उनके जैसे कई लोगों को भी देखा जाता है। यह सुनकर जोका कहता है, खैर ऐसे ही अपने आप को छुपाते रहो, अगर तुम देखे जाओगे और तुमको पीटा जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इस पर यान रंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो फिर चलो चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि यह जगह खाना खाने के लिए बहुत बढ़िया है। इस पर जोका कहता है, तो फिर ठीक है चलो चलते हैं, और बिल्डिंग के करीब जाकर कहता है, यह बिल्डिंग तो काफी ज्यादा बड़ी है। इस पर यान रंग कहता है, हाँ यह जगह काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ का शराब खाना भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए यंग मास्टर पहले खाने की ओर बढ़ते हैं, मैं आपके लिए यहाँ का सबसे बढ़िया खाना और बढ़िया शराब ऑर्डर करूंगा। तभी जोका अचानक ही किसी की प्रेजेंस महसूस करके वहीं पर ही रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाता है। यह देखकर यान रंग भी हैरान होते हुए कहता है, यंग मास्टर आखिर क्या हो गया? लेकिन जोका तो अभी भी कपकपा रहा था। देन कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है, ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि उसने पहली बार जोका को इतना ज्यादा घबराते हुए देखा था। उसे अच्छे से पता था कि जोका ने इससे पहले टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर में से 2 के साथ भी फाइट की है, लेकिन उनसे फाइट करते समय भी जोका कभी भी इस तरह घबराया नहीं। पर अब जोका इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था जो भूत को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी यान रंग कहता है, आखिर यंग मास्टर आपको क्या हुआ है? और वो भी उसी तरफ देखने लग जाता
होता है जहाँ पर जोका देख रहा था और घबरा रहा था। फिर यानरंग को वहाँ पर एक आदमी और एक औरत दिखाई देती है जो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और खाना खा रहे थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मिस बेक होती है जो जोका की सौतेली माँ है। इसी के साथ वो आदमी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिस बेक को वाइन देते हुए कहता है ये वाइन बहुत ही अच्छी है और ये आपको काफी ज्यादा यूनिक लगेगी। इस पर मिस बेक कहती है हाँ इसके खुशबू से ही पता चल रहा है और यह खाना भी काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे भी आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है रिप्रेजेंटेटिव। इस पर वो रिप्रेजेंटेटिव आदमी हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, आपकी मदद कर कर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मिस बेक कहती है सचमुच आपने मुझे एड बेड बेल के बारे में बताकर बहुत अच्छा काम किया और इससे मेरी काफी ज्यादा मदद भी हो गई है, तो जिंदगी में एक ना एक दिन में आपको रिपे जरूर करूंगी। इस पर वो रिप्रेजेंटेटिव आदमी कहता है तो फिर ठीक है, अगर आप इतना ही जोर दे रही है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मूनलाइट डिमन से क्यों मिले और उसके साथ एक डील भी की, यह पता होने के बावजूद कि उसने ही आपके क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और आपके हस्बैंड के अस्थियों की इंसल्ट भी। इस पर मिस बेक कहती है मेरे लिए भी यह डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन क्या करे इस मार्शल दुनिया में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता और ऊपर से डार्क स्पेक्ट्रल सेक्टर की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब मिस बेक मूनलाइट डीमन से मिली थी और उसके साथ एक डील भी की थी और यह डील और किसी चीज की नहीं बल्कि उसी एट बेड बेल की थी। फिर मूनलाइट डीमन एट बेड बेल को लेकर मिस बेक से कहती है क्या तुम सचमुच मुझे यह सेक्रेट आर्टिफैक्ट दे रही हो, यह जानते हुए कि यह कितना ज्यादा कीमती है। इस पर मिस बेक घबराते हुए कहती है हाँ। फिर मूनलाइट डीमन हंसते हुए कहती है एड बेड बेल का यूज करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ क्योंकि तुमने पुरानी दुश्मनी भूलकर हमारी मदद की। बहुत बढ़िया, तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी करूंगी। यह सुनकर मिस बेक कहती है मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप हमारी दुश्मनी भूल जाओ और हमारे क्राउचिंग ड्रैगन स्टेट को यानी कि वायरंग मेनोर को फिर से रिबिल्ड करने में मेरी मदद करो।